हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है केजू स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जून महीने का करंट अफेयर हम स्टार्ट कर ही रहे थे। राजस्थान का करंट अफेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। देखो, इंटरनेशनल करंट अफेयर में आज की जो क्लास है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में मैं लिख के दे सकता हूँ, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा क्वेश्चन? देखो, मोदी जी को एक तो मिले हैं 2 पुरस्कार, और दोनों ही पुरस्कार महत्वपूर्ण है। दोनों ही पुरस्कार ऐसे हैं जो आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। एक आपको ध्यान रखना है, चार मतलब तीन देशों के अंदर मोदी जी के द्वारा यात्रा की गई है, जिसमें से अगर हम बात करें पहली यात्रा में आपको ध्यान रखना है 13 से लेकर और 18 जून तक 2 देशों के अंदर गए थे। एक तो फ्रांस और एक आपका स्लोवाकिया। इन 2 देशों के अंदर यहाँ पर साथ में यात्रा की है, 2 टुकड़ों में की है। पहले फ्रांस गए, फिर स्लोवाकिया गए, फिर वापस से फ्रांस आए। G7 सबमिट हुई, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद में सेसेल्स में सेसेल्स देश की यहाँ पर क्या की है, यात्रा की है। और आपको ध्यान रखना है, स्लोवाकिया और सेसेल्स, इन दोनों देशों के अंदर जब यात्रा मोदी जी कर रहे थे उस समय मोदी जी को जो भी इनका जो उच्च नागरिक सम्मान होता है वो सारा यहाँ पर सम्मान दिया गया है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज की क्लास से। मुश्किल से 20-25 मिनट की क्लास होगी और एक क्वेश्चन आपको देके चली जाएगी। आ गई बात समझ में? करें स्टार्ट। इधर उधर की आपको पता है अपन बात करते नहीं है। डेफिनेटली अपन जितना टाइम लेंगे उतने में आपको बेहतरीन और मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहली बात है फ्रांस और स्लोवाकिया। मैंने आपको बताया कि 13 से 18 जून तक यहाँ पर यात्रा स्टार्ट हो ही रही थी, परंतु इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फ्रांस का जो नीस शहर है वहां पर 13 से लेकर 14 तारीख तक, 13 और 14 तारीख 2 दिन ये रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो स्लोवाकिया गए हैं 15, 14 और 15 को, और फिर वापस से पेरिस आए हैं। पेरिस में इन्होंने G7 समिट पार्टिसिपेट किया है। तो जिस हिसाब से ये इवेंट हुए हैं उसी के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रांस फ्रांस को एक जगह पढ़ लिया, फिर आपका जो है वो स्लोवाकिया को एक जगह पढ़ लिया। हम जिस हिसाब से ये यात्रा और घटनाक्रम होते गए हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इस चीज को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें फ्रांस की यात्रा की, तो यहाँ पर जो यात्रा है वो मोदी जी की स्टार्ट हुई 13 तारीख से। और 13 तारीख को ये नीस शहर के अंदर गए थे, और वहां पर क्या कुछ पार्टिसिपेशन इन्होंने किया है 13 और 14 2 दिन के अंदर। तो सबसे पहले एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या किया गया है, एआई वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रखोगे? आपको ध्यान रखना है, 1 मिनट। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि 2026 जो है, वर्ष 2026 है, इसको भारत और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, इंडिया, फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को ये डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ इनोवेशन। और ये कब किया गया? जब फ्रांस के ही जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं इमैनुअल मैक्रो, जब वो भारत की यात्रा पर आए फरवरी के अंदर, फरवरी 2026 के अंदर एआई समिट हुई थी नई दिल्ली में, और उस एआई समिट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और उस समय ये डिक्लेरेशन किया गया कि भैया भारत और फ्रांस मिलकर क्या करने वाले हैं, ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में वर्ष 2026 को सेलिब्रेट करने वाले। ठीक है। अब इसके आधार पर हम आगे की चीजों के बारे में बात करने वाले। ठीक है। तो एआई वर्किंग ग्रुप हमने बनाया है। फिर हमने गगनयान मिशन, जो कि वर्ष 2027 के अंदर, वर्ष 2027 में मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ में एक हम मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है गगनयान मिशन। और इसमें 4 लोगों को हम यहां से भेजेंगे, जिसमें जो अलग अलग सेक्टर हैं उसके लोग यहाँ पर शामिल रहने वाले हैं। तो 4 भारतीय लोगों को गगनयान मिशन के तहत अ, अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2027 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अब इस गगनयान मिशन के लिए जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित
चीजें होती हैं, इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष संस्था CNES, इनके मध्य क्या किया है, समझौता हुआ है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि भारत इस मिशन के तहत समझौता करने वाला फ्रांस पहला देश नहीं है। भारत के साथ समझौता करने वाला जो है वो पहला देश नहीं है। इनके अलावा रूस, अमेरिका, इवन जो आपके ऑस्ट्रेलिया है, तो कई देशों के साथ में यहाँ पर MOU किया गया है मिशन गगनयान के लिए। ठीक है, उसके अलावा डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रेलवे विकास तथा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इनके साथ में भी हेल्थ डेटा हब विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ में समझौता किया गया है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कानपुर के अंदर एक संस्था है जिसको नाम हम बोलते हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस संस्था के अंदर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए फ्रांस के साथ में हमने MOU किया है। बेसिकली ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, पर आजकल क्या होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर UPSC का एग्जाम हुआ था और उसमें आई थिंक CDS का एग्जाम था। CDS फेस्ट जो चरण होता है, CDS फेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि भैया कोई भी मान लो देश के अंदर हम समझौते कर रहे हैं तो कौन कौन से सेक्टर शामिल है, कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, इस स्लाइड से पूछे केवल, तो AI वर्किंग ग्रुप, फिर अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर, फिर रेलवे के अंदर, फिर डिजिटल विज्ञान के अंदर हो गया, ICMR मतलब मेडिकल के अंदर हमने समझौते किए हैं, और NSTI के तहत, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को लेकर हमने MOU किए हैं। अच्छा, आप में से कुछ साथी ऐसे होते हैं कि आप ये बोल देते हो कि सर क्या आप जो 30 पेज दे रहे हो महीने के वो सफिशिएंट है क्या? तो मैं आपको एक बात कहूं कि वैसे तो सफिशिएंट थे ही, पर अब आपको हम जब क्लास की आपकी स्लाइड चल रही होंगी उसके साथ साथ में हम जहां से सोर्स ले रहे हैं, जैसे हमने किसी न्यूज़पेपर से लिया है तो न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाएगी, जैसे हमने सूजस से लिया है, DIPR से लिया तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि हम PIB से कोई डाटा उठा रहे हैं, कोई स्टेटमेंट उठा रहे हैं, तो वो वहां से फिर हम स्क्रीनशॉट साथ में शेयर करेंगे, परंतु PPT के अंदर, स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये नहीं रहेगा कि हम वो पढ़ लेंगे या ये पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने फ्रांस की यात्रा के बारे में बात की है, जो हमने स्लोवाकिया की बात की है, ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है कि भैया यहाँ पर, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं अपन। हाँ, इसमें कहा गया कि भाई 13 से 14 तारीख को, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है, हाइलाइटर काम कर नहीं रहा, अपन पेन ले लेते हैं ना। हाँ, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 से 14 तारीख को नीस, और 16 से 18 को फिर वापस से फ्रांस के अंदर आए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 14 से 16 को स्लोवाकिया गए थे। ये सारा का सारा कंटेंट मैंने वहां पर भी आपको उपलब्ध कराया है। पर आपके मन में ये विचारधारा नहीं रहे कि सर आप हमें पढ़ा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कुछ छूट गया है। तो ये सारा जो ब्यौरा था वो आपका कहाँ से लिया है, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो विदेश जितनी भी यात्राएं होती हैं उनका विवरण आपको यहाँ से मिल जाता है। अब ये जो जितना भी यात्रा वृत्तांत है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे अगर बात करें 14 जून की, तो 14 जून को नीस के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, इन्होंने एक तो द्विपक्षीय आपका बातचीत की है। इसके अलावा भारत इनोवेट एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बेसिकली इस कार्यक्रम के अंदर स्टार्टअप के बारे में बात की है, डीप टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है, AI के बारे में बात की है, और इसके साथ साथ में कैपिटल फंड को लेकर यहाँ पर बात की है जो नए स्टार्टअप हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में 14 से 16 को स्लोवाकिया चले गए। जो स्लोवाकिया है ये मतलब ये आप मान के चलिए कि 1993 के अंदर चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, इन दोनों को मिलाकर चेक स्लोवाकिया बोलते थे, चेकोस्लोवाकिया बोलते थे। अब ये 1993 के अंदर दोनों अलग अलग हो गए, और उसके बाद में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर गया है। ठीक है, आपके नोट्स में ये चीजें शामिल की गई हैं। अच्छा, आप में से कई बच्चे या कई स्टूडेंट, कई साथी ऐसे डाउट में रहते हैं कि सर ये PDF कहाँ से मिलेगी। PDF आपको भैया एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन के अंदर जाना, उस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से PDF डाउनलोड हो जाएगी, उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर है, और
2026 के अंदर स्लोवाकिया के राष्ट्रपति थे पीटर पेलेग्रिनी, ये भारत की यात्रा पर आए थे एआई समिट के अंदर दौरान। तो ये चीज भी हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, तीसरे चरण में इन्होंने बताया कि 16 से 17 को वापस से आए थे एवियन के अंदर, यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये सारा घटनाक्रम जो है आप खुद से देख लेना, ये स्लाइड जो है आपको वहां पर अपलोड कर दूंगा। और बाकी तो आपके नोट्स के अंदर ये सारी चीजें शामिल ही हैं। जैसे अभी अगर हम भारत इनोवेट की बात कर रहे थे, तो इसका आयोजन नीस फ्रांस के अंदर किया गया था। थीम क्या है? एआई फॉर ग्लोबल गुड, मतलब विश्व की भलाई के लिए हम एआई का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य फोकस में कौन कौन से क्षेत्र थे जिनको रखा गया है? डीप टेक है, स्टार्टअप है, एआई है, उभरती हुई प्रौद्योगिकी है। इन चीजों को हम यहाँ पर रख रहे हैं मेन फोकस एरिया के अंदर। फिर हम बात करें तो मोदी जी और एम्यूनल मैक्रो, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मैंने आपको बताया कि भारत फ्रांस नवाचार वर्ष, भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसके तहत इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना है 120 तो डीप टेक स्टार्टअप भारत के, 15 शैक्षणिक संस्थान जिसमें आईआईटी वगैरह शामिल हैं, और 350 वैश्विक निवेशक इसमें शामिल हुए थे। भारत की तरफ से 120 तो डीप टेक स्टार्टअप कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, 15 उच्च शिक्षा संस्थानों ने पार्टिसिपेट किया है, और 350 वैश्विक निवेश, मतलब वर्ल्ड वाइड जो निवेशक हैं वो इसमें शामिल हुए थे, इन्वेस्टर जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत इनोवेशन रोड मैप। तो देखो, जिस प्रकार से 2047 में हमने कहा कि हम विकसित राजस्थान और विकसित भारत बना देंगे, उसी प्रकार से फ्रांस के द्वारा ये कहा गया कि 2030 तक हम भी क्या कर देंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। इसी घटनाक्रम में भारत का जो इनोवेशन मॉडल है और फ्रांस का जो इनोवेशन मॉडल है, इन दोनों को एक साथ में कोलैब किया गया है, एक साथ में अलाइन किया गया है, और इसका नाम दिया गया है भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030। ठीक है, अब इसमें टारगेट क्या रखे हैं कि भाई, दो टारगेट हमने बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम के तहत रखे हैं कि एक तो 5 वर्ष के अंदर हम क्या कर देंगे, जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है उसको जस्ट डबल कर देंगे। तो 5 वर्ष का मतलब है कि जब 2026 में हम बात कर रहे हैं, तो 2030 के अंदर, 2030 में हम क्या करने वाले हैं, इस व्यापार को जस्ट डबल कर देंगे। मान लो अभी अगर 100 रुपए का व्यापार हम दोनों तरफ से मिलाकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके कर रहे हैं, तो 2030 तक इसको कितना कर देंगे, 200 करोड़ का। ठीक है, इसी प्रकार से 2030 तक हमने ये टारगेट रखा है कि फ्रांस के अंदर 30,000 भारतीय छात्र क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग क्षेत्र के अंदर। तो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं 30,000 के आसपास में, उनको क्या किया जाएगा, उनको आप ये मान के चलिए कि फ्रांस के द्वारा रोजगार के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए वहां पर अलग अलग सेक्टर के अंदर नए नए जो है वो दरवाजे खोले जाएंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज जो है वो भारतीय छात्रों को दी जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये बात करता है मार्केट एक्सेस को लेकर, कि भाई जो भारतीय प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट एक्सेस मिले, यूरोपियन मार्केट मिल जाए। इसके अलावा भारत और फ्रांस जो है वो साथ में निर्माण को लेकर, भाई ऐसा नहीं है कि हम आपको देंगे। अब जैसे अपने पास में दूध होता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, मिनरल्स वाला पोर्शन अपने पास में, ठीक है, तो ये हम एक्सपोर्ट तो चलो कर ही देंगे फ्रांस को, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, तो वो हम दोनों देश साथ में मिलकर बनाएंगे, ना तो एक्सपोर्ट करेंगे ना ही इंपोर्ट करेंगे। वो हमारे साथ में टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे, हम उनके साथ में कुछ जो चीजें हैं वो उनको साझा कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको ये है कि भाई, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक तो भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 का, और भारत इनोवेट 2026 का। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो पीयूष गोयल है, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये चीज और ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका है स्लोवाकिया यात्रा, 14 से 15 जून को है। मैंने आपको बताया था कि जो स्लोवाकिया है ये चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दोनों साथ में थे, और फिर स्लोवाकिया 1993 में अलग हो गया था। अच्छा, इसको और ध्यान रखना, ये एक तो था चेक और एक है स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया अगर आपने छोटे समय में नाम सुना होगा, चेक, इन दोनों को अलग कर दिया था 1993 के अंदर। अच्छा, ये जो मतलब अलग हुए थे ना, राज्य घुसी हुए थे, जिस प्रकार से अगर अपने भारत और पाकिस्तान एकदम से लड़ाई वाला माहौल बन गया था, उस टाइप से नहीं है। इसलिए इन्हें वेलवेट डिवोर्स भी कहा जाता है, वेलवेट डाइवोर्स या डिवोर्स, मतलब मखमली डिवोर्स दिया गया था दोनों देशों के मध्य से। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि भैया
इस देश की जब यात्रा हुई थी, तो ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी को है वो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, जिस प्रकार से अपने पद्म पुरस्कार होते हैं उसी प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया है, डबल क्रॉस, ध्यान रख लेना, ऑर्डर ऑफ द डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जब मोदी जी वहां पर गए थे तो वहां के जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने अपने आसपास में पेंटिंग वगैरह इस प्रकार का माहौल बनाया था। तो जो पेंटिंग की थीम थी वो कौन से शहर से प्रेरित थी, वाराणसी से। जिस प्रकार वाराणसी के अंदर घाट वगैरह होते हैं, वो घाट वगैरह वहां पर पेंटिंग के माध्यम से बनाए गए थे। इसके अलावा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं पीटर और पीएम है रॉबर्ट फिको। इन दोनों के साथ में उच्च स्तरीय आपकी बैठक का आयोजन हुआ है। जब फरवरी 2026 के अंदर एआई समिट का आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया था, तो पीटर पेलेग्रीनी जो है ये आपने भारत के अंदर भी दौरा करके गए। तो दोनों ही, अब जैसे फ्रांस की पड़ी है तो फ्रांस वाले जो एम्यूनल मैक्रो हैं वो भी आए थे उस समय एआई समिट के दौरान, और इसके स्लोवाकिया के तो आए ही आए। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्षेत्र अपनी व्यापारिक साझेदारी से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है, माइग्रेशन से संबंधित है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अलग अलग सेक्टर के 11 समझौते यहाँ पर दोनों देशों के मध्य किए गए हैं। अगर डिटेल में आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। बाकी देखो जितनी सेंस वाली बातें थी, जितनी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी, वो सारी की सारी मैंने बताई है। जैसे 15 जून को यहाँ पर यात्रा स्टार्ट हुई है। 1993 के बाद में पहली बार ऐसी स्थापना हुई है, पहली बार ऐसी कंडीशन हुई है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्लोवाकिया की यात्रा की गई है। बाकी मैंने क्षेत्र आपको बता दिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यापार है, नौवाहन है, समुद्री जो क्षेत्र है उनके लिए यहाँ पर व्यापारिक समझौते हुए हैं। ठीक है। ये जो स्क्रीनशॉट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से है, पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इस क्लास के अंदर कि आप में से कई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम पढ़ लें क्या, सफिशिएंट है क्या। तो देखो इतना कुछ पढ़ने के बाद में कंटेंट निकाला जाता है। अब इस पेज से मुश्किल से दो ही चीजें थी यहाँ पर। ठीक है। अगर इस पूरे नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सुरक्षा के क्षेत्र में हमने बात की है, साइबर के क्षेत्र में हमने बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमने क्रिप्टोग्राफी है उसके बारे में हमने बात की है। आतंकवाद से संबंधित क्षेत्र के लिए हमने बात की है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई जीरो नेट उत्सर्जन की बात हम कर रहे थे, दोनों देश आपस में मिलकर परमाणु ऊर्जा के बारे में हमने बात की है, भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात की है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मौसम विज्ञान है, जल विज्ञान है, तो ये क्षेत्र है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लोवाकिया के अंदर जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हो रही थी तो उस समय कौन कौन से क्षेत्र थे जिन पर हमने ज्यादा बातचीत की है, तो वहां पर केवल इस पेज से इतने ही पॉइंट निकल के आते हैं आपके पास। ठीक है। अब जैसे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके लिए स्लोवाकिया के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर इसकी निंदा की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए, 6G टेक्नोलॉजी के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जिसे बोलते हैं, मशीन लर्निंग है, इनके बारे में यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बात की गई। तो केवल और केवल आपके अगर ध्यान में आ रही हैं चीजें तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में केवल और केवल यही चीजें पूछी जाती हैं कि भाई कौन से क्षेत्र में है, कब यात्रा की, कितने साल बाद में की। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा तो, अगर पेपर टफ आता है तो। ठीक है। तो स्लोवाकिया वाला हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान ध्यान रखना है, एक तो 1993 के बाद में पहली यात्रा थी, एक आपका डबल क्रॉस वाला जो राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान था उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो फ्रांस की यात्रा हम पहले नीस शहर के अंदर कर चुके हैं। अब वापस से आए हैं एवियन शहर के अंदर। एवियन और पेरिस दो शहरों के अंदर वापस से आए हैं जिसमें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बेसिकली G7 शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी जो गलतफहमी होती है ना, वो क्या होती है, वो ये होती है कि भैया भारत इसका भाग है या नहीं है, G7 जो आपका ग्रुप है उसका सदस्य है या नहीं है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है, भारत सदस्य देश नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर बार गच्चा खाते हैं, क्योंकि भारत हर बार इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब आपका दिमाग ये चलेगा कि सर अगर सदस्य नहीं है तो फिर क्यों बिना फालतू में नेतागिरी कर रहे हो वहां पर। देखो भारत को हर बार वहां पर पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई जो G7 समिट, G7 जो आपका है ये पहले था G6। ठीक है। अब ये जो G6 है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में।
ठीक है। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं, जूस, JUICE, जूस विद गर्लफ्रेंड, GF। जे से जर्मनी हो गया, यू से USA हो गया, आई से इटली हो गया, सी से कनाडा हो गया। अब ये कनाडा जो है आपको ध्यान रखना है, कनाडा बोल दो, कनाडा बोल दो, ये कनाडा जो है ये इसके संस्थापक सदस्यों में नहीं था। कनाडा है ना ये, कनाडा, एक मिनट, कनाडा है ये 1976 में शामिल हुआ था। ठीक है, तो पहले इसकी G6 के रूप में 1975 में स्थापना हुई, फिर 1976 के अंदर कनाडा जो है इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, ई से इंग्लैंड मान लो, जी से जापान या जर्मनी मान लो, यहां पर जापान हो जाएगा, और एफ से फ्रांस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जूस विद गर्लफ्रेंड, तो जे से जापान हो गया, यू से USA हो गया, आई से इटली हो गया, सी से कनाडा हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया, जी से जर्मनी हो गया, एफ से फ्रांस हो गया। इस प्रकार से आपको 7 देशों के नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ लेंगे कि एक बार G8 भी हुए थे, फिर उसको वापस से रूस को हटा दिया गया था, पर अब G7 समिट के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे थीम क्या थी। थीम है फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप हमें बनाना है, एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडिटी। ठीक है, अब आप कहोगे सर हिंदी में बताओ, नहीं बताएंगे भैया, इंग्लिश में ही याद रखना है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा। अगर वहां पर आपने हिंदी में याद रखा है और इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, तो फिर वहां पर जयराम जी की हो जाएगी। तो इसलिए आपको केवल और केवल इंग्लिश में ध्यान रखनी है जितनी भी थीम होती है। केवल इंटरनेशनल की बात नहीं है, नेशनल में भी अगर मान लो कोई किसी प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, किसी दिवस का हो रहा है, जैसे मान लो अभी योगा दिवस था, तो एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, ये आपको थीम इंग्लिश में ही ध्यान रखनी है। प्रमुख विषय बताएं कि कौन कौन से क्षेत्र में यहाँ पर G7 समिट के तहत बात की गई है। 52वां संस्करण है, एक तो ये ध्यान रख लेना। 53वां कहां पर हुआ होगा, तो अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो सुरक्षित आपूर्ति हो सके, श्रृंखला वगैरह जो खाद्य सामग्री है उनकी आप आसानी से और बढ़िया तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से आपूर्ति हो सके, उसके बारे में बात की गई है। ड्रग्स के बारे में बात की है, प्रवासी जो है उनके बारे में बात की गई है, कैंसर से संबंधित चीजों के बारे में इस सम्मेलन में बात की गई है, और जो मिनरल्स हैं, विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, दुर्लभ जो खनिज हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। मैंने आपको बताया कि भी भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत अतिथि देश के रूप में यहाँ पर हमेशा जो है वो पार्टिसिपेट करता है G7 समिट के तहत। ठीक है, ये 50वीं की है, तो 50 वाला तो आपको देखना नहीं है, इसके केवल गठन की बात करनी है। 25 मार्च 1973 को इसका गठन हुआ था, और पहला जो सम्मेलन है वो 1975 के अंदर G6 के रूप में हुआ था। ठीक है, ये आप छोड़ देना 50वां। वर्ष 2025 की बात करें तो कनाडा के अंदर आयोजित हुआ था। अब वर्ष 2026 की बात करें तो फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है, सदस्य देशों की बात करें तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये सदस्य देश है, बाकी तो मैंने चीजें बताई दी आपको। ठीक है, अब ये G7 समिट जब हो रहे थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ब्रिटिश PM मतलब प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ में बात की। कीर स्टारमर ने, भैया ध्यान रख लेना, ये इस समिट तक ही थे, यहाँ से वापस जैसे ये ब्रिटेन गए हैं, ब्रिटेन जाते ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नए प्रधानमंत्री बन गए वहां पर, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है मोदी जी से। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। अब ये इन जितने भी देश थे, इन देशों के साथ में यहाँ पर मुलाकात की गई। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जब प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे थे, उस समय हमारी एक सीरीज चलती है कॉम्पैक्ट। कौन सी सीरीज चलती है? कॉम्पैक्ट सीरीज चलती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये जो पहल है, ये भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित की गई है, या फिर ट्रीटी हुई है, संधि हुई है, जिसके तहत हम 3 सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जिसमें एक तो मिलिट्री से संबंधित है, सैन्य क्षमता से संबंधित है, कॉमर्स या उद्योग से संबंधित है, और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इन 3 क्षेत्रों के लिए हम जो है वो भारत और अमेरिका आपस में क्या कर रहे हैं? ट्रीटी कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो सैन्य क्षमता से संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है, और तकनीक से संबंधित है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा G7 के जो देश हैं, उन्होंने मिलकर रेजिलियंस एंड प्रोडक्शन अलायंस
के रूप में साइन किए हैं, जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल से संबंधित रिसर्च करना, उनको किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, कैसे उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, उनके बारे में यहाँ पर बात करता है। ठीक है। G7 समिट मैंने आपको बताया कि भाई इसकी स्थापना तो जो है वो 1973 में हुई थी। और ये थोड़ा सा करेक्शन ले लेना इसमें, और फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ था? 1975 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ग्रुप की स्थापना G7 की बजाय G6 के रूप में हुई थी, परंतु 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद में G7 सब ग्रुप बन गया था। ठीक है। फिर 1998 के अंदर रशिया को शामिल किया, परंतु 2014 में क्या किया, रशिया ने क्रीमिया को जबरदस्ती अपने अंदर शामिल कर लिया, जिस प्रकार से आप ट्रंप वेनेजुएला के साथ में कर रहे हैं उसी प्रकार से। तो इस घटनाक्रम को देखते हुए G8 जो ग्रुप बना था रशिया के शामिल होने से 1998 में, वहां से रशिया को एग्जिट कर दिया गया और वापस से ये G8 से क्या हो गया, G7 ग्रुप शामिल हो गया। ठीक है। 52वें की बात करें तो 52वां जो है वो आपका फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ है, और 53वां अगले साल 2027 के अंदर आयोजित होगा यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। ठीक है। अब इस प्रोग्राम के बाद में पेरिस के अंदर विवाटेक जो है वो फ्रांस के अंदर प्रत्येक वर्ष होता है, और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ठीक है। स्टार्टअप्स वगैरह टेक्नोलॉजी से संबंधित, जैसे अपने एआई समिट हुआ था ना, कई दिन चर्चा चली थी, उसी टाइप का एक प्रोग्राम होता है। उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। 10वां संस्करण इसका था, इसमें कंट्री पार्टनर के रूप में रहा है, और 2026 के विवाटेक प्रोग्राम के लिए कंट्री ऑफ द ईयर जर्मनी को घोषित किया गया है। ये 2-3 स्टेटमेंट है जो विवाटेक सम्मेलन से संबंधित है। टेक्नोलॉजी से संबंधित, स्टार्टअप से संबंधित इवेंट है, आप ये ध्यान रख लेना बेसिकली। ठीक है। आयोजन कहां पर हुआ है? पेरिस के अंदर। इसके अलावा भारत और फ्रांस दोनों देशों के मध्य एक इसी प्रोग्राम में, विवाटेक प्रोग्राम के अंदर एक घोषणा की गई कि भैया एक तृष्णा सैटेलाइट है, इस तृष्णा सैटेलाइट को हम लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली ये जो तृष्णा सैटेलाइट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, है ना। ये जो आपकी सैटेलाइट है, ये इसरो और फ्रांस की जो आपकी अंतरिक्ष संस्थान है CNES, इन दोनों संस्थाओं के मध्य एमओयू हुआ है, और इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इस सैटेलाइट को अगले साल मतलब वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये जो है तृष्णा सैटेलाइट है, ये पृथ्वी के तापमान को मॉनिटर करने के लिए और कैसे उसे कम किया जाए इसके लिए काम करेगी। जैसे अगर आप बात करो कि किसी शहर का तापमान ज्यादा है तो उसके कारणों का पता करेंगे। अब उसके आसपास में अगर कोई समुद्री पर्यावरणीय घटना हो रही है, तटीय पर्यावरणीय घटना हो रही है, तो उसके बारे में हम मॉनिटर करेंगे कि भैया क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहे हैं नेचर के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसकी एक खास विशेषता क्या है कि ये 3 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देती है। ठीक है। बाकी जब ये लॉन्च होगी तब उसके बारे में बात करेंगे, पर जैसे मैंने इसका थोड़ा सा सर्च किया ना कि तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च तो कर रहे हैं, डिक्लेरेशन तो कर दिया, पर इसके क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ फीचर्स हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में इतनी जानकारी मिली है जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपका है सेसेल यात्रा। सेसेल्स बेसिकली जो है वो आपका ये मेडागास्कर के आसपास का लगभग 115 द्वीपों का समूह है। 115 द्वीप है, और उस समूह को क्या बोलते हैं? सेसेल्स बोलते हैं। और 1976 के आसपास में 29 जून 1976 में सेसेल्स को ब्रिटेन के द्वारा आजाद, मतलब अंग्रेजों से इन्हें आजादी मिली, और इस दिवस को ये नेशनल डे के रूप में मनाते हैं। जैसे अपन 15 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार ये भी जो है ये 1976 के इस आजादी के बाद में नेशनल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में इसकी कौन सी जयंती है? स्वर्ण जयंती है, मतलब 50वीं वर्षगांठ। इस उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट किया गया, और पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री है जो कि जो सेशेल्स की नेशनल असेंबली है उसके अंदर संबोधन कर रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब पर्यावरण संरक्षण को लेकर ब्लू इकोनॉमी, मतलब जो आपके सागर है, महासागर पहल है, ऐसी पहल जो चलाई जा रही है भारत के द्वारा, इसके लिए जलवायु कार्रवाई के लिए, मतलब बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित जो चीजें हैं उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसके लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ठीक है, आगे बात समझ में। दो पुरस्कार थे, पिछला पुरस्कार जो है वो 33वां पुरस्कार था, ये आपका 34वां पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी जी को पीएम बनने के बाद में वर्ष 2014 के बाद में अलग अलग देशों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। 33वां पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? स्लोवाकिया के द्वारा। 34वां पुरस्कार सेशेल्स देश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये पूरा घटनाक्रम है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि कितने 19 अलग अलग क्षेत्रों के लिए हमने समझौते किए हैं, जिसमें डिजिटल पेमेंट को लेकर बात की गई है, जन औषधि को लेकर बात की गई है, राष्ट्रीय अस्पताल को लेकर बात की है, कृषि अनुसंधान है, पानी से संबंधित नाविक वगैरह को प्रशिक्षण देना, उनसे संबंधित अलग अलग क्षेत्र के 19 ऐसे समझौते हैं जो हमने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, 50 वर्ष वाला मैंने बता ही दिया कि दोनों देशों के 50 वर्ष हो चुके हैं। सेशेल्स को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष हो चुके हैं। 29 जून को ये नेशनल दिवस या नेशनल मतलब राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाते हैं। भारत के द्वारा सेशेल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल दिया गया है, 10 उपयोगिता वाहन दिए गए हैं, 5 रेडियल नौकाएं दी गई हैं। कुल मिलाकर भारत की तरफ से इतनी कुछ सहायता की गई है। एक आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2019 के अंदर, कब? वर्ष 2019 के अंदर भारत के द्वारा सीडीआरआई पहल स्टार्ट की गई थी, जिसका नाम है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, सदस्य देशों की बात करें तो इसके जो सदस्य हैं वो देशों के अलावा गठबंधन भी है, संगठन भी है। जैसे कोई बैंक है, यूनाइटेड नेशन की कई संस्थाएं हैं, कई पार्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस प्रकार 100 देश व संगठन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका पार्टिसिपेशन करने के बाद में जब सेशेल्स है ये इसका सदस्य रूप में घोषित कर रहा है, भारत के द्वारा मुख्य रूप से 3 पहले हैं जो चर्चा में रहती है हमेशा। एक तो सीडीआरआई वाली है, एक बिग कैट अलायंस वाला है और एक सोलर अलायंस वाला है। आई ऐसे बोलते हैं ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी जो है वो भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो मोदी जी की जो 3 देशों की यात्राएं थी, जिसमें एक तो आपका फ्रांस आ गया, एक स्लोवाकिया हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, जो आपका सेशेल्स है। ठीक है, अब कुछ विदेशी नेता थे जो भारत के अंदर आए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? म्यांमार। म्यांमार के जो आपके राष्ट्रपति हैं, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालते ही तुरंत आए हैं मोदी जी से मिलने। ठीक है, नाम क्या है? यू मिन आंग हाइंग। आपको क्या ध्यान रखना है? यू मिन। तो यू मिन जो है वो 30 मई से 3 जून तक आए थे। बेसिकली हो क्या रहा था, 1 जून को 1 जून को हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए के जो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हम नई दिल्ली में कर रहे थे, पर किन्हीं कारणों से उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, एक बार कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर अब ये दौरा तो पहले से फाइनल था, तो ठीक है वो प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया, पर वैसे ही कर लेते हैं, मिलाते हैं मोदी जी से, उस टाइप का प्रोग्राम था ये। तो 30 मई से 3 जून तक ये प्रोग्राम रहा। और सबसे पहले ये गए थे बोध गया के अंदर। बोध गया के अंदर जाकर वहां पर जो भगवान बुद्ध हैं उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना वगैरह की है। उसके बाद में नई दिल्ली में आए हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री जो आपके प्रधानमंत्री हैं इनसे मुलाकात की है, और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनसे मुलाकात की है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो रुपया कयात है, ये जो पहल है, रुपया कयात का मतलब है कि हम आपसी लेन देन के लिए किसी तीसरी मुद्रा के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। जैसे डॉलर के अंदर अंदर हमें पेमेंट नहीं करना पड़े, इसके लिए हम क्या करें कि हमारा तो हो गया रुपया, भारत का तो है रुपया, और कयात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कयात और रुपए दोनों देशों के अंदर चल सके, ऐसी व्यवस्था अब लागू की गई है। इसके बारे में कई सालों से चल रहा था कि भी लागू करेंगे करेंगे, पर अब फाइनल इस पे मोहर लग गई है। एक मेकांग नदी क्षेत्र है, वहां के जो देश हैं उनको भारत के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। और पहले म्यांमार से 36 लोग प्रतिवर्ष क्या करते थे, इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करते थे। इस संख्या को बढ़ाकर अब भारत के द्वारा कितना कर दिया गया है? 100 कर दिया गया है। ठीक है, और नई दिल्ली के अंदर भारत म्यांमार व्यापार समझौते का जो है उस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से और म्यांमार की तरफ से, दोनों देशों की तरफ से प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत की तरफ से जो है वो आपके कुछ मंत्री शामिल हुए हैं, और म्यांमार की तरफ से आपको ध्यान रखना है कि
प्रतिनिधित्व किसने किया है? राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग ने। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल दे रखी है। मैंने आपको बताया कि 1 जून को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, और फिर अगर ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो फिर चलो वैसे मिलाते हैं मोदी से, उस टाइप का बात है। 30 मई को बोध गया गए थे, 2 जून को मुंबई में की यात्रा की थी। दिल्ली के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में हमारा व्यापार सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, उसके बाद में ये है आपका पीआईबी हिंदी, इसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, भारत में हमारा थाईलैंड त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। ये पूरा पूरा डिटेल आपको मैंने दे रखी है, ये स्कॉलरशिप वाला मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें मैं शामिल कर लेता हूँ। अब की बार स्क्रीनशॉट इसीलिए शामिल किए हैं कि आपको पता चले कि भाई हम छोड़ कुछ नहीं रहे। पीआईबी से मान लो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से मान लो, न्यूज़पेपर से मान लो, जितना भी कंटेंट हमें उपलब्ध करवाना होता है वो सारा करवाते हैं। तो आपके ये डाउट नहीं रहे कि भाई हम पढ़ तो सही रहे हैं कि यार ये, और वैसे भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए थे, पीएसआई के अंदर आए थे, आपने सभी ने देखे। ठीक है, तो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं सुश्री डेल्सी एलोइना। हो क्या रहा है कि 3 जनवरी को, 3 जनवरी को क्या हुआ, निकोलस मोड्रो थे, इनको वहां से उठा लिया था, नजरबंद कर लिया अमेरिका ने, और उसके बाद में 5 जनवरी को नए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी इलोइना, इन्होंने यहाँ पर शपथ ली थी। अब ये आए हैं भारत के दौरे पर। भारत के दौरे पर आए तो इन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र में बात की है, ऊर्जा के क्षेत्र में बात की है, व्यापार निवेश के क्षेत्र में बात की है, फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन के क्षेत्र में बात की है, कृषि के क्षेत्र में बात की है, परिवहन है। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर भारत और वेनेजुएला की पार्टनरशिप बढ़ सके, साझेदारी बढ़ सके, इसके लिए यहाँ पर बात की गई। ठीक है, अगर बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला जो है वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर। तो हमें भी भैया तेल चाहिए ना, तो इसके लिए हम इनको बुला ही रहे हैं। और 3 से लेकर 7 जून तक ये भारत में रही थी। इतना कुछ अलग कुछ हुआ नहीं कि वो हम डिस्कस कर सकें। तो मोटी मोटी आपको चीजें ये ध्यान रखनी है कि वेनेजुएला है, ये 2 कारणों से अब की बार जून महीने में चर्चा में रहा है। एक तो अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी, ये आए हैं। दूसरा है कि भैया अभी जून महीने में वेनेजुएला के अंदर यारकू जगह, यारकुए जगह है, वहां पर क्या हुआ है कि भूकंप आया है भयंकर तरीके से। और इसके लिए देखो ये रहा भारत, वेनेजुएला का यारकुए शहर है, वहां पर 24 जून को क्या हुआ है, डबल अर्थक्वेक आया है। मतलब पहले तो 7.2 तीव्रता के साथ में आया, उसके बाद में 7.5 के साथ में आया। मतलब बैक टू बैक भूकंप आया और बहुत भयंकर त्रासदी रही है वहां पर, बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, माल का भी हुआ है, लोगों का भी हुआ है। तो ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया है। ऑपरेशन अमिस्ताद भारत के द्वारा चलाया गया है। बेसिकली अमिस्ताद का जो मतलब है वो स्पेनिश भाषा के अंदर होता है मित्रता। ठीक है, तो ये मैं ये मान रहा हूँ कि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस पूरी क्लास की बात करें तो G7 से आ सकता है। स्लोवाकिया का जो आपका राष्ट्रीय सम्मान मिला है मोदी जी को, उसका क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम बात करें कि भैया सेशेल्स है तो सेशेल्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन अमिस्ताद का क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम ओमान के बारे में बात करेंगे कि ओमान के साथ में भारत के द्वारा जो व्यापारिक समझौते के ऊपर साइन किए गए थे दिसंबर के अंदर, उसको फाइनली अब लागू कर दिया गया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 2-4 घटनाक्रम ऐसे हैं जहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इनको ढंग से कर लेना। तो अमिस्ताद के जो हमारा ऑपरेशन है उसमें हमने C7 ग्लोब मास्टर वायुसेना विमान के माध्यम से 2 भीष्म क्यूब, अब भीष्म क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया था कि मई महीने में एस जयशंकर जी है ना, जो अपने विदेश मंत्री हैं, ये गए थे जमैका, अफ्रीकन कंट्री है जमैका। और वहां पर जब वो गए थे तो भी वहां पर भीष्म क्यूब दे के आए थे। भीष्म क्यूब क्या है, ये बेसिकली एक हॉस्पिटल टाइप में टेंट लगा होता है छोटा सा, उसमें पूरी जो बेसिक आपकी प्राथमिक, आप ये मानिए फर्स्ट एड, जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको चाहिए होता है, वो सारा यहाँ पर उपलब्ध रहता है। तो आपको बार बार में हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक टेंट सा होता है, उसी में हॉस्पिटल बना देते हैं, पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है, उठा के कहीं भी रख दो फिर उसको। ठीक है, 41 डॉक्टर हमने भेजे हैं, एक फील्ड अस्पताल भेजा है, 30 टन हमने सामग्री भेजी है राहत से संबंधित, खाने से संबंधित, और 6 टन भेजी है हमने दवाइयां। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाते हैं, जो ब्रिक्स संगठन है उसकी सदस्य देशों के लिए ये काम करता है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, संघाई चीन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मिलाकर इसके कितने हैं, जून से पहले तक इसके 9 सदस्य थे। अब जून महीने के अंदर एक उज्बेकिस्तान जो है
वो 2026 के 5 जून 2026 में उज्बेकिस्तान जो है वो न्यू डेवलपमेंट में शामिल हुआ है। और इस कारण अब जो टोटल सदस्य हैं वो टोटल सदस्य देश कितने हो गए हैं? 10 हो गए, जिसमें से 5 तो आपके संस्थापक सदस्य और 5 हैं नए जुड़े हुए सदस्य। 2026 में उज्बेकिस्तान, मैंने आपको बताया कि भाई 5 जून 2026 को। इससे पहले अल्जीरिया 9वें देश के रूप में इसमें शामिल हुआ था वर्ष 2025 में, और इसका क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट आपका है 20वां वैश्विक शांति सूचकांक है, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमी एंड पीस, इस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। कुल मिलाकर 163 देश इसमें शामिल होते हैं। लगभग पूरे विश्व की 99.7% आबादी यहाँ पर शामिल रहती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें शीर्ष देश की बात करें तो लगातार 19 वर्ष से आइसलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे रह रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा शांति पूरे विश्व में है तो वो फिर आइसलैंड के अंदर ही है। दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का है, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत की बात करें तो भारत के स्थान जो है वो 127वां है। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है डेफिनेटली। दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया के अंदर 5वां देश है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भारत के आस पड़ोस में सब देशों की लगभग स्थिति जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा सब देशों की जो स्थिति है वो सबसे बढ़िया है, भारत से तो स्पेशली बढ़िया है। भूटान की बात करें तो ये तो टॉप 50 के अंदर ही शामिल है, 16वां स्थान है। फिर अगर हम बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका का यहाँ पर 67वां स्थान है। ठीक है, नेपाल की बात करें तो नेपाल का 111वां स्थान है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कौन सा 117वां स्थान है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि लगभग जितने भी कंट्री जो पड़ोसी हैं हमारे, वो आपके भारत से ठीक स्थिति में है। मतलब भारत को अशांत बताया गया है बिल्कुल ही। भारत का मैंने अभी आपको कितना बताया था, 127वां। ठीक है, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो है वो भारत की स्थिति कौन सी थी, 115वीं थी। ठीक है, और दो देश वो आपकी बच गए हैं, एक तो पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्थिति है 152वीं, और लास्ट आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या मतलब, वो आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की है 157वीं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें सबसे अशांत देश की तो वो कौन सा है, रसिया है। रसिया को सबसे अशांत देश माना गया है पूरे विश्व का। ठीक है, 23 संकेतकों पर आधारित है, 99 देशों का शांति का स्तर घटा है। ये बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं इसके अंदर। सिप्री ईयर बुक, सिप्री बेसिकली जो एक संस्था है जो परमाणु जो आपकी घटनाक्रम है, जो आपके सैन्य क्षमता के ऊपर आपका खर्चा है, परमाणु जो आपके हथियार हैं उन पर खर्चा हुआ है, या फिर सामान्य जो हथियार है उन पर खर्चा हुआ है, उनकी रिपोर्ट जारी करती है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष जनवरी 2026 के अंदर की स्थिति बताई है कि भाई यहाँ तक क्या क्या स्थिति है। तो बात करें 2026 तक की जनवरी की, तो पूरे जितने भी देश हैं उन देशों का 86% परमाणु हथियार केवल और केवल रूस और अमेरिका के पास में है। एक तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत के पास में लगभग 190 परमाणु हथियार हो चुके हैं। ठीक है, सैन्य खर्चों के बारे में बात करें तो ध्यान रखना भारत का स्थान 5वें नंबर पर है। अमेरिका का सबसे पहला है, चीन का दूसरा है, रशिया का तीसरा है, जर्मनी का चौथा है, और भारत का 5वां है। तो अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के बाद में भारत का स्थान कौन सा है, 5वां स्थान है। ठीक है, आयातक के रूप में बात करें तो आयातक में दूसरा स्थान है भारत का। पहला किसका है, तो पहला यूक्रेन का। ठीक है, सिपरी रिकॉर्ड ध्यान रखोगे। बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखना है कि भारत के परमाणु भंडार कितने हो चुके हैं, 190। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है भारत का 5वां स्थान है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है भारत आयातक के रूप में दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। पहला कौन सा है, यूक्रेन का है। नेक्स्ट है मोम्बासा। मोम्बासा का आपको ध्यान रखना है केन्या के अंदर एक स्थान है। इस पर 11वां ओवर ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, मोम्बासा केन्या के अंदर। मोम्बासा केन्या के अंदर। अब इस प्रोग्राम के तहत
15 देशों ने, कितने देश, 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा पत्र के ऊपर साइन किया है। बेसिकली ये घोषणा पत्र क्या करता है कि जो भी मत्स्यन क्षेत्र है, जहां पर मछली का उत्पादन होता है, जहां पर मछलियां रहती हैं, उनमें अवैध तरीके से मछलियों को पकड़ना, अवैध तरीके से जो मत्स्य पालन है वहां पर करना, या इनसे संबंधित कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसको रोकने के लिए और इस पूरे सिस्टम के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए मोम्बासा जो आपका घोषणा पत्र है उस पर साइन किए गए। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है, ना तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल था और ना ही हमने साइन किए हैं, इन 15 देशों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर आर्कटिक ओवर द होराइजन रेडार प्रणाली के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है कि भाई जो मिसाइल वगैरह हैं उनको डेवलप करने का काम करता है ये प्रोग्राम जो है, और इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मिसाइल वगैरह डाल सकते हैं। लगभग 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाली जो दूरियां हैं वहां पर इस मिसाइल के माध्यम से क्या किया जा सकता है, अटैक वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्वाक्वेरेल साइमंड्स एक संस्था है, इस संस्था के द्वारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बेहतरीन काम कर रही हैं, और इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर कुल पूरे विश्व के 1500 इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया है। अब भारत की स्थिति क्या है और विश्व स्तर पर कौन कौन शीर्ष स्थान पर है ये हम बात कर लेते हैं। तो क्यूएस की अगर हम बात करें तो क्यूएस के अंदर वैश्विक जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें शीर्ष स्थान एमआईटी अमेरिका को मिला है, दूसरा इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। भारत की बात करें तो भारत के कुल इस पूरी रैंकिंग के अंदर 52 संस्थान शामिल है, मतलब जो ये 1500 की रैंकिंग जारी हुई है 1500 में से 52 किसके हैं, भारत के हैं। और संख्या के आधार पर भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर यूएसए है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर बात करें तो चाइना है, और चौथे स्थान पर कौन है, इंडिया है। इंडिया के कितने हैं, 52 इंस्टीट्यूशन है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो शीर्ष स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, उसमें ऑल ओवर रैंकिंग के अंदर 118वीं रैंक है। फिर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है और बीट्स पिलानी है, ये ध्यान रख लेना बस। राजस्थान की है, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ संस्था कौन सी है, बीट्स पिलानी को घोषित किया गया, 575वें रैंक पर है ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सीईपीए, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अलायंस। हमने दिसंबर महीने में 18 दिसंबर को हमने साइन किए थे भारत और ओमान के जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अलायंस है इसके लिए। अब 1 जून को ये फाइनली जो है वो आपका लागू हो गया है। इसमें 2 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके पीआईबी से लिए गए हैं। दोनों कहां से हैं, पीआईबी से। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो ओमान का जो खाड़ी क्षेत्र है ना, उसमें भारत का दूसरा व्यापारिक साझेदार ये बना है। ठीक है, फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कौन सा है, यूएई, दूसरा कौन सा है, ओमान। ठीक है, खाड़ी जो देश हैं उनमें दूसरा हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। एक आपको ध्यान रखना है कि ओमान के साथ में अभी तक 2 ही कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है, जिसमें से पहला कौन है, पहला आपका अमेरिका है, दूसरा कौन है, तो दूसरा आपका भारत है। 2 स्टेटमेंट ध्यान रख लोगे। खाड़ी देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर हमारा ओमान है। और अगर हम बात करें कि भाई द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बारे में, तो भारत जो है वो अमेरिका के बाद में दूसरा ऐसा देश बना है जो यहाँ पर ये पार्टनरशिप वगैरह कर रहा है, द्विपक्षीय समझौते कर रहा है। ठीक है, अब क्या कुछ इस साझेदारी में शामिल किया गया है, वैसे तो अगर हम बात करें तो ये सारा कंटेंट हमने दिसंबर महीने में बात करी थी। मगर फिर भी थोड़ा हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओमान ने लगभग अपने जितने भी टैरिफ थे, जितनी भी चीजों पर टैक्स वगैरह लगा रहे थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, वो 98.8%, 98.08% लाइन यहाँ पर जीरो कर दी है। मतलब यहाँ पर कोई भी इतनी चीजें जो है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत की कितनी चीजें यहाँ पर निर्यात हो रही थी, 99.38 हो रही थी। ये दोनों डाटा ध्यान रख लेना, अगर स्टेटमेंट आया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को हमें पहले भी मिल चुके हैं। सीईटीए का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीसी के द्वारा ही पूछ लिया गया था, तो आपको ढंग से थोड़ा सा देख लेना है। रत्न आभूषण
आपको ऐसे पूछेंगे डायरेक्ट कि कौन से क्षेत्र के लिए शून्य टैरिफ लागू कर दिया गया है, बस। तो उसमें से फिर आप देख लो तो कौन कौन सी चीजें हैं। देखो जितनी भी चीजें हैं रत्न और आभूषण से संबंधित है, कपड़े से संबंधित है, लेदर से संबंधित है, फुटवियर है, खेल की वस्तुएं हैं, फर्नीचर है, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, कृषि उत्पाद है, इंजीनियरिंग उत्पाद है, मेडिकल से संबंधित कोई इक्विपमेंट है, ऑटोमोबाइल से क्षेत्र से संबंधित कोई चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पूरे तरीके से टैरिफ फ्री कर दी गई हैं, टैरिफ पूरा शून्य कर दिया गया। समझ में आ गई ये चीजें भाई? समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ गई। नेक्स्ट है भारत के द्वारा जो भी झींगा मछली है, कटल फिश है, इनका जब एक्सपोर्ट किया जाता है ओमान के अंदर, तो पहले जो आयात शुल्क लगता था वो 5% लगता था। अब उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। ठीक है। 97.76% टैरिफ लाइन थी जिनको तत्काल रूप से बंद कर दिया है। कौन कौन सी हैं? जैसे एक तो आपका इनोवेशन ब्रिज अभी यहाँ पर लग रहा है। ठीक है। मिलेट से संबंधित है, कृषि से संबंधित जितने भी आपके प्रोडक्ट थे उनको तुरंत रूप से अब क्या किया जाएगा, मार्केट मिल सके इसके लिए एमओयू किया है। और हस्तशिल्प और कारीगरी से संबंधित जो भी शुल्क लग रहे थे 5%, उसको अब क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। बेसिकली यहाँ पर भारत को ज्यादा बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने बात की है वो भारत के ही चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें जीरो टेरिफ लाइन वाली, तो जैसे रत्न आभूषण है तो भारत ही एक्सपोर्ट करेगा। कितना कुछ रत्न आभूषण एक्सपोर्ट किया जाता है। कपड़े से संबंधित हम भयंकर तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, लेदर का हम एक्सपोर्ट करते ही हैं, कृषि से संबंधित चीजें हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हैं ये भारत को ही बेनिफिट यहाँ पर उपलब्ध करवा रही है। वस्तु श्रेणी में बता दिया कि 945 वस्तु श्रेणी है, 5% शुल्क था उसको जीरो कर दिया है। 127 सेवा क्षेत्र हैं वो अब खोल दिए गए हैं। इसके अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 20% हिस्सेदारी भारत की रहती थी, उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 50% कर दिया गया है। ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बात करें तो वर्ष 2025-26 के अंदर भारत और ओमान के अंदर द्विपक्षीय व्यापार जो समझौते हुए हैं और उनके माध्यम से जो व्यापार हुआ है 11.18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर आपको पता होगा कि भाई 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 तो आपके होते हैं स्थायी देश और 10 होते हैं अस्थायी देश। ठीक है। वीटो पावर स्थायी देशों के पास में होता है। अगर मान लो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसको फिर वीटो पावर के माध्यम से रोक सकते हैं। अब हुआ क्या है कि जून के अंदर 5 देश ऐसे हैं जिनको नए अस्थायी देशों के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। कार्यकाल इनका कितना रहेगा, 2 वर्ष का रहेगा, मतलब 31 दिसंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। 5 नए देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, किर्गिस्तान है, पुर्तगाल है, त्रिनिदाद है, टोबैको है और जिम्बाब्वे है। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार आएगा, आपको डायरेक्ट नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि जून 2026 के अंदर 5 नए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शामिल नहीं है। ये 5 देश शामिल है, वापस से मेरे साथ में रिपीट करो। ऑस्ट्रिया है, किर्गिस्तान है, पुर्तगाल है, त्रिनिदाद है, टोबैको है और जिम्बाब्वे है। एक बार वापस से रिपीट कर लो। ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद, टोबैगो एंड जिम्बाब्वे। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1619 के अंदर 1619 में डेनमार्क की तरफ से एक हमारा जहाज आया था जिसका नाम है ओरसेंड। वापस से समझना, 1619 को डेनमार्क का एक जहाज आया भारत की तरफ आया। उस जहाज का नाम क्या था? ओरसेंट, ओरेसंड, ओरसेंड बोल सकते हैं। अब हुआ क्या, ये जहाज यहाँ पर आया पुदुचेरी के पास में, पुदुचेरी के पास में कराईकल तट के पास में ये हो गया दुर्घटनाग्रस्त और इसके बाद में इस जहाज का कुछ पता नहीं है। अब हुआ क्या है कि डेनमार्क के द्वारा, डेनमार्क की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर एक एमओयू किया गया है और उस एमओयू के तहत ये कहा गया है कि भाई हम क्या करेंगे, इसकी खोज करेंगे कि इसकी दुर्घटना कैसे हुई और इसके अगर कुछ अवशेष पड़े हैं वहां पर तो वो भी हम पता करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके मध्य एमओयू है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग और डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम के न्योर्ड सेंटर फॉर मेरीटाइम एंड अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज, इनके मध्य यहाँ पर क्या किया गया है, समझौता किया गया है। नेक्स्ट आपका है 7 जून को इंडोनेशिया के विदेश मंत्री हैं सुगियानो, इन्होंने 3 दिवस की भारत की यात्रा की है। अमेरिका
कि राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेक्शियान, इन्होंने आपस में युद्ध को रोकने के लिए वर्साई महल युद्ध विराम संधि की है। कहां पर की है? पेरिस के अंदर, जब G7 वाली समिट हो रही थी उस समय। नेक्स्ट आपका है, मैंने बताया था भाई, पहले भी बताया कि लेबर पार्टी की कीर स्टार्मर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जून में इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद में लेबर पार्टी के एंडी बर्नहम, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन के अंदर लास्ट 10 साल में 5वें प्रधानमंत्री बने जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये चीज आप ध्यान रख लेना, रख लोगे ध्यान। कारण क्या रहे कि भाई स्थानीय चुनाव जो हुए थे, लोकल चुनाव हुए थे, उनमें इनकी हार हो गई। अब यूं लग रहा था कि भाई अगला चुनाव ये जिता नहीं पाएंगे, ठीक है, आलोचना वगैरह इनकी हो रही थी। आर्थिक नीतियां जो इनकी थी उनके खिलाफ थोड़ा थोड़ा वो हो रहा था कि भाई मतलब मनचाही कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि 10 वर्ष के अंदर 5 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसमें डेविड कैमरन है, थेरेसा है, बोरिस जॉनसन है, लीज ट्रस है, और अभी हाल फिलहाल अंदर इस लिस्ट में कौन शामिल हो गए हैं? कीर स्टारमर हो गए। तो इस प्रकार से आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इस पूरे क्लास के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई एक तो G7 सबमिट है, जो यात्राएं हुई हैं वो हैं, दो जो पुरस्कार दिए गए हैं वो हो गए। और इस प्रकार से आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी जो है वो ध्यान रख लेनी है। मतलब यहाँ से मैं मानता हूँ कि अगले जो आगामी जो आपकी एग्जाम्स होंगी उनमें डेफिनेटली RPSC और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।